Hello students, AS level chemistry, chapter is atomic structure, lecture number 10. आज के लेक्चर में हम ये स्टडी करने जा रहे हैं हाउ टू राइट डाउन डेफिनेशंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज. एक चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे. दूसरी बात हम ये स्टडी करेंगे व्हाट इज़ द नेचर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी. और एंड में मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाई वी स्टडी आयोनाइजेशन एनर्जी. तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात जो हमने स्टडी की थी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल. द अदर नेम फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल. एंड जनरली स्पीकिंग आप क्या कह सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? जनरली स्पीकिंग आप कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी is the energy related to the process of oxidation. It is the energy involved for the process of loss of electron. तो ये एक जनरल डेफिनेशन है जो आप अपने माइंड में रख सकते हैं. But whenever you are asked in your exams to write down a definition for ionization energy, तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि for which ionization energy definition is being asked. क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी की जो टिपिकल डेफिनेशंस आपके पास्ट पेपर्स में आप देखेंगे आपको मिलेंगी. यू कैन बी आस्क्ड डेफिनेशन फॉर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी. These are three common types of ionization energy whose definitions can be asked in your A levels exams. Okay. Now whenever you are asked for a definition, if it is first ionization energy, you know very well what is first ionization energy. Whenever a material it loses its first electron. Now how you will come to know that the material is losing its first electron? By looking at the charge on that material, you can decide whether this is first ionization energy or not. हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में मटेरियल का चार्ज 0 से 1 प्लस हो जाता है. जब भी किसी केमिकल इक्वेशन में चार्ज 0 से 1 पॉजिटिव हो जाए, इट मीन्स दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. जैसे देखिए मैं आपके सामने इक्वेशन लिख रहा हूँ. एक्स इज अ मटीरियल, कोई भी मटीरियल हो सकता है, मेटल, नॉन मेटल, मॉलिक्यूल, कंपाउंड. इट मस्ट बी इन द गैसियस स्टेट, and when it will lose 1 mole of electron, what charge it can get? X can get a charge of 1 positive. अब ये जो हमने केमिकल इक्वेशन लिखी है, दिस इज एन इक्वेशन फॉर द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी मटीरियल, फॉर द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी मटीरियल. एक्स कैन बी एनी मटीरियल. और दूसरी बात आपने याद रखनी है, जब भी ये इक्वेशन आपने लिखनी है, आपने इस केमिकल इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ मोल कंसिडर करना है. 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, 1 मोल ऑफ गैसियस आयन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो आपने इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ मोल कंसिडर करना है. इसी तरह अगर हमें कहा जाए राइट एन इक्वेशन फॉर द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, अब हमें कैसे पता चलेगा कि सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है? तो दोबारा आपने ये देखना है कि व्हाट इज द चेंज दैट इज टेकिंग प्लेस इन द चार्ज ऑफ दैट मटेरियल. अगर चार्ज 1 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव हो जाएगा, इट विल बी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी. और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए चार्ज हमेशा 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव हो जाना चाहिए. देखिए मैं आपको इक्वेशन लिख के बताता हूँ. सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में हमेशा क्या होगा, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में हमेशा 1 मोल x 1 पॉजिटिव, it must lose 1 mole of electron and the final charge on this material must be x2 positive. तो ये केमिकल इक्वेशन हो गई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी. इसी तरह थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं. अब स्टार्ट लेना है आपने डाई पॉजिटिव आयन से, and after losing 1 mole of electron it must become 1 mole of tripositive ion. अब एक चीज़, जब आपको ये केमिकल इक्वेशन लिखना आ जाए तो इनको डिफाइन करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. अब चाहे आपके एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज
सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले तो आपने जो भी टाइप ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आप उस आयनाइजेशन एनर्जी के लिए एक केमिकल इक्वेशन लिख लें। केमिकल इक्वेशन आपके सामने होगी तो आप बहुत इजीली डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब केमिकल इक्वेशन के बाद जब भी हम डेफिनेशन लिखते हैं, हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन में 3 स्टेप्स हम मेंशन कर सकते हैं, और 3 स्टेप्स 3 पॉइंट्स की वजह से 3 मार्क्स हैं जनरली जो डेफिनेशन के लिए क्वेश्चन में आपको गिवन होते हैं। तो 3 स्टेप्स 3 पॉइंट्स क्या हैं जो आपने हर डेफिनेशन में लिखने ही है, चाहे वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, चाहे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, चाहे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो पहला स्टेप हमेशा जिससे आपने सारी डेफिनेशन स्टार्ट करनी है, इट इज द एंथैल्पी चेंज। आपने ये स्टार्ट कर दिया, इट मींस आपने 1 मार्क स्कोर कर लिया, 1 पॉइंट आपका करेक्ट हो गया। दूसरी बात, एंथैल्पी चेंज हो गई, किसकी वजह से हुई। आप दूसरी चीज जो देख सकते हैं, इन सब केमिकल इक्वेशन में एक चीज कांस्टेंट है। वो चीज क्या है, इन सब रिएक्शंस में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। तो किसी भी आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन में 2 पॉइंट्स इजी हैं याद रखना। पहला पॉइंट द एंथैल्पी चेंज, दूसरा पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। तीसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट जो है वो हमेशा वेरिएबल होगा, और हर डेफिनेशन में आपने वो पॉइंट मॉडिफाई करना है। कैसे, अब जैसे देखिए मैं आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की कंप्लीट डेफिनेशन बताता हूं, उसमें मैं सिर्फ थर्ड पॉइंट मॉडिफाई करूंगा। आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन से ही समझ आ जाएगी कि सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन आपने कैसे लिखनी है। वो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा। देखिए मैं आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन बता रहा हूँ, और ये जो डेफिनेशन मैं बताने लगा हूँ, इट इज विद रिस्पेक्ट टू द गिवन केमिकल इक्वेशन दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस। तो आप क्या लिख सकते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन, द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of electron is removed from 1 mole of gaseous atom to produce 1 mole of gaseous unipositive ion। तो आपने देखा हमने थर्ड पॉइंट को चेंज किया, हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब जब आप सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखेंगे, तो सेकंड में जो चेंज आ रही है, यूनिपॉजिटिव आयन इट हैज बिकम डाई पॉजिटिव, और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में डाई पॉजिटिव आयन इट हैज बिकम ट्राई पॉजिटिव आयन। लिख लें जल्दी से सेकंड और आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन। वीडियो पॉज कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ, आप चेक कर सकते हैं। हर चीज़ आपने कंप्लीट मेंशन करनी है, क्योंकि 3 मार्क्स के लिए सिंपल सी ये डेफिनेशन हमने लिखनी होती है। और अगर कभी 4 मार्क्स हों, या चले 4 मार्क्स ना भी हों, 3 भी मार्क्स हों आपके क्वेश्चन में, आपने हमेशा हर डेफिनेशन से पहले उसके लिए इक्वेशन लिखनी है, और फिर उस इक्वेशन को आपने डिफाइन कर देना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपने सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिख लिया है, तो अब आप चेक कर लें क्या होगी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस यूनिपॉजिटिव आयन टू प्रोड्यूस 1 mole of gaseous dipositive ion। And what will be the definition for third ionization energy? The enthalpy change when 1 mole of electron is removed from 1 mole of gaseous dipositive ion to produce 1 mole of gaseous tripositive ion। तो अब आप देखें, आपको कोई भी डेफिनेशन लिखने को कहे, 3 में से 2 पॉइंट बहुत सिंपल है, और डेफिनेशन लिखने से पहले आपने केमिकल इक्वेशन भी लिख लेनी है। इन 3 डेफिनेशन के अलावा क्या चेंज हो सकती है आपके एग्जाम में, फर्दर क्या क्वेश्चन चेंज कर सकता है। तो क्वेश्चन समटाइम यू भी आपके एग्जाम्स में हो सकता है, आपको एक केमिकल इक्वेशन दे दे और आपको कहे डिफाइन दिस केमिकल इक्वेशन फॉर द आयोनाइजेशन एनर्जी। डिफाइन दिस केमिकल इक्वेशन फॉर द गिवन आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें 2 चीजें हैं, केमिकल इक्वेशन आपको गिवन है, आपने सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि दिस केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग विच टाइप ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पहली बात आपने देखनी है,
कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? चेंज आपको हमेशा पता चलेगी फ्रॉम वन पॉजिटिव टू टू पॉजिटिव, फ्रॉम वन पॉजिटिव टू टू पॉजिटिव, जो चार्ज में चेंज आ रही है दैट विल टेल यू दिस इज विच आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखें इसमें वन पॉजिटिव ऑलरेडी चार्ज था, it has become 2 positive, so it means it is second ionization energy। तो एक बार डेफिनेशन से पहले आपने आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करने से पहले आपने आयोनाइजेशन एनर्जी आइडेंटिफाई करनी है, और डिफाइन करने के लिए एक और चीज़ आपने देखनी है कि कौन सा एलिमेंट गिवन है। जैसे इस केस में हमें कैल्शियम एलिमेंट गिवन है। तो अब आप देखें ज़रा, मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ, आपने इस डेफिनेशन में क्या मॉडिफिकेशन करना है। आपने थर्ड पॉइंट ही मॉडिफाई करना है, सिर्फ थर्ड पॉइंट ही मॉडिफाई होगा, पहले दो पॉइंट में कोई चेंज नहीं आएगी। तो डेफिनेशन देखें क्या होगी। द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of electron is removed from 1 mole of gaseous unipositive calcium ion to produce 1 mole of gaseous dipositive calcium ion, that's it। अब आप देखें मैंने इस डेफिनेशन में दो मॉडिफिकेशन शो किए हैं। एक तो मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है क्योंकि यूनी पॉजिटिव से डाई पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हुआ, और दूसरा मैंने ये भी मेंशन कर दिया कि ये कौन सा एलिमेंट है, किसका गैसियस आयन अवेलेबल है। तो जब भी ऐसी कोई केमिकल इक्वेशन दे, आपने एलिमेंट का, जो भी एलिमेंट गिवन हो, एलिमेंट का नेम भी आप अपनी डेफिनेशन में मेंशन कर दें। तो डेफिनेशन आप देखना, आप लोगों ने देख लिया, आपके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, डेफिनेशन बहुत सिंपल हो गई है आपके लिए लिखना। कोई भी डेफिनेशन आ जाए, मोस्टली फर्स्ट सेकंड थर्ड डेफिनेशन ही लिखने को कहेगा, और या फिर कोई एलिमेंट दे देगा, आपने उसके लिए आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, अब देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, वेदर इट इज फर्स्ट सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, the unit of ionization energy is always kilojoule per mole, whether it is first ionization energy, second, third, fourth, fifth, 11th, all the ionization energy, their unit is always kilojoule per mole of electron। हमने ये देखना होता है कितनी एनर्जी हमने प्रोवाइड करनी है फॉर द रिमूवल ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसकी यूनिट हमेशा किलो जूल पर मोल होगी। दूसरी इंफॉर्मेशन जो आपने याद रखनी है, नेचर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। नेचर का मतलब होता है कि कोई केमिकल चेंज, वेदर इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब होता है व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, और एक्सोथर्मिक का मतलब होता है व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड। when energy is absorbed it is endothermic, when energy is released it is exothermic। अब जब कभी भी केमिस्ट्री में कोई भी बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस ऑफ एटम के दरमियान हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब कभी आपने कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो आपने क्या करना है, आपने उस इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ब्रेक करना है। आपने इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है टू ओवरकम दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो रीजन मैंने आपको पहले ही बता दी, याद रखना है कोई भी आयोनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, any ionization energy for a given element it is always endothermic। और रीजन सिंपली क्या याद रखनी है, since energy is absorbed to overcome, to break electrostatic force of attraction between electron and nucleus of atom। since energy is needed, energy is absorbed to overcome, to break electrostatic force of attraction। अब नेक्स्ट जो बात आपने याद रखनी है, एक एलिमेंट की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो सकती है, सेकंड थर्ड। एक एलिमेंट की कितनी आयनाइजेशन एनर्जी हो सकती हैं, एक एलिमेंट की नंबर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज, दे आर इक्वल टू एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे देखें सोडियम, इट्स एटॉमिक नंबर इज 11,
So what does this mean? It means sodium can lose how many electron? 11. So sodium can have how many ionization energies? Sodium can have 11 ionization energies. लेकिन इसका क्या मतलब है? सोडियम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करें, सेकंड, थर्ड और एंड में जाके इलेक्ट्रॉन नंबर 11 रिमूव करें, सब केसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। क्या सब केसेस में एक जैसी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? नो। आपने याद रखना है हमेशा, फर्स्ट ionization energy, it is least endothermic. To remove first electron of any material, it is easiest. Why? क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा हम लोग वैलेंस शेल से रिमूव करते हैं, हमेशा आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करते हैं। तो आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल से जो भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, इट इज एट अ ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा, उतना पुल ऑफ न्यूक्लियस उस पर वीक होगा, उतना उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ब्रेक करना या ओवरकम इजी होगा। तो हमेशा याद रखना है, हर एलिमेंट की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, हर मटेरियल की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होती है। और फर्स्ट के बाद सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, इट बिकम्स ग्रेटर, मोर एंडोथर्मिक। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, इट बिकम्स इवन मोर ग्रेटर, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स आपने ये याद रखना है, ईच सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर एंडोथर्मिक। मतलब फर्स्ट इज लेस एक्सोथर्मिक, सेकंड इज मोर, थर्ड इज मोर, फोर्थ इज इवन मोर, एंड द लास्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी मटेरियल, इट इज द मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी। अब उसकी रीजन क्या है? रीजन देखें, मैं आपको कैल्शियम की एग्जांपल आपके सामने है। देखें, कैल्शियम एटम के पास 4 शेल्स हैं, 4। तो कैल्शियम के चार शेल जो हैं, दे आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस विद अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट व्हाट डू यू थिंक, इज न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग ऑल द 4 शेल्स विद एन इक्वल फोर्स? नो। Nucleus can attract that shell with a stronger force, with a stronger pull that is closest to the nucleus. तो न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट कौन सा शेल है? शेल नंबर 1। और जितना हम न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं, उतना डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, एबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट शेल और इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होती जाती है। इसका मतलब है, इस केस में जो शेल नंबर 4 है, उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियस की सबसे कम है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करना सबसे इजी है। अब आप जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, कैल्शियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आप इतनी एनर्जी दें कि दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएं। इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद क्या हो जाएगा? कैल्शियम एटम, इट विल बिकम कैल्शियम आयन। अब देखें, ये जो आयन है, ये इस एटम से बना है। अब एटम में 4 शेल थे, आयन में 3 शेल रह गए। एक शेल तो एम्प्टी हो गया ना, उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे। तो 4 शेल थे, 4 में से 3 बाकी रह गए। न्यूक्लियस में पहले कितने प्रोटॉन थे? 20। और अब कितने प्रोटॉन है? 20। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कांस्टेंट, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस 20 थे, अब इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस 18 हो गए हैं। पहले 20 प्रोटॉन्स को 20 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के दरमियान जो प्रोपोर्शन था, 20 प्रोटॉन्स 20 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, इक्वल प्रोपोर्शन 1:1। लेकिन अब 20 प्रोटॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो प्रोपोर्शन 1 से थोड़ा ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप कह सकते हैं कि जूं जूं न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इट बिकम्स ग्रेटर। Why? Pull of nucleus becomes greater. Why? Proton to electron ratio is increased. अब चाहे तो आप ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में लिख दें, चाहे इनमें से 1 या 2 पॉइंट लिख लें, डिपेंड करता है कि कितने मार्क का क्वेश्चन है। लेकिन आपने ये याद रखना है, ईच सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर एंडोथर्मिक। एंड व्हाई इट इज मोर एंडोथर्मिक? बिकॉज as electrons are removed from the valence shell, distance between a shell and nucleus is decreased, pull of nucleus is increased, proton to electron ratio
is increased. Proton to electron ratio is increased. अब हमने ये एक्सप्लेन कर लिया, हमें ये भी पता चल गया हम कैसे आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स को, और कैसे नेचर के बारे में आप याद रख सकते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है, आप सिंपली ये याद रखें कि जब भी हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, हमने बॉन्ड ब्रेक करना है, तो बॉन्ड ब्रेक के लिए हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो नेचर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक होगी। और जितना हम न्यूक्लियस के पास से, न्यूक्लियस के क्लोज कोई शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, उतनी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक हो जाएगी। अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी स्टडी क्यों करते हैं, इसका क्या पर्पस है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहली बात जो आपने अपने माइंड में याद रखनी है, माइंड में रखनी है, आयोनाइजेशन एनर्जी इट इज हेल्पफुल इन डिसाइडिंग द रिएक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। आपको मैं दो मेटल दे दूं, एक मेटल जो है इट कैन, मेटल ए सपोज, मेटल ए कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, तो इसका क्या मतलब हुआ, मेटल ए हैज लो आयोनाइजेशन एनर्जी, और जो मेटल बी है इट हैज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, इट लूजेज इलेक्ट्रॉन विद डिफिकल्टी। तो आप मुझे बहुत आसानी से बता सकते हैं कि मेटल ए और मेटल बी में से ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा, वो मेटल जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो, इट इज मोर रिएक्टिव। तो मेटल ए इस केस में इट इज मोर रिएक्टिव। तो एक चीज जो हम आयोनाइजेशन एनर्जी से डिसाइड कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं विच एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव। दूसरी बात, हम वैलेंसी के बारे में भी बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। और वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द वैलेंसी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे देखें कैल्शियम के वैलेंस शेल में जो कैल्शियम का एटम आपको नजर आ रहा है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम कह सकते हैं कि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। वैलेंसी जो है इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डिसाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की या वैलेंसी की फर्दर रिलेशनशिप किससे है, रिलेशनशिप ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी और वैलेंसी इज विद distribution of electron. How electrons are distributed within a shell, within subshells, within orbitals, ionization energy values से ये हमें पता चल जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में आपको देखें, दो एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज हमारे पास एक मटेरियल हो, एक एलिमेंट हो x, ये जो मटेरियल है ये एलिमेंट x है, एलिमेंट x सपोज ग्रुप नंबर 7 का है। ग्रुप नंबर 7 का ये मतलब हुआ, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रुप 7 के एलिमेंट में वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1 2 3 4। अब पहले आपने चारों साइड पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हैं, अब आप पेयरिंग स्टार्ट कर दें, 5 6 7। Now you can see in the valence shell X has how many unpaired electron? It has just one unpaired electron. So what is the valency of this element? Its valency is 1. एक और एग्जांपल ले लें, नाइट्रोजन। अगर आप में से किसी को नहीं पता नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है, आप सिर्फ इसका देखें ग्रुप नंबर क्या है, इसका ग्रुप नंबर 5 है, तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप 5 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करें तो देखें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए हमारे पास वैलेंस शेल में। आप ये मेंटली भी कर सकते हैं एग्जाम में, आपको सिर्फ ग्रुप नंबर पता हो आप वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, number of unpaired valence electron is the valency, it is equal to the bond formed. So nitrogen is able to make 3 bond, X is able to make 1 bond. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपना फीडबैक कमेंट्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।